अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एलिफेटिक सिस्टम से अगर आपका OH ग्रुप लगा रहे तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं। एलिफेटिक सिस्टम कहने का मतलब कि कार्बन चेन से, ठीक है, या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। फिर एरोमेटिक सिस्टम मतलब बेंजीन से आपका OH लगा रहे तो उसको हम फिनॉल बोलते हैं। और ऑक्सीजन एटम के दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उसको हम ईथर बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था अल्कोहल का, ये फिनॉल का और ये फिर ईथर का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम मोनो, डाई और ट्राई कंपाउंड किसको बोलते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा किसी कंपाउंड से एक OH ग्रुप लगा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड से हमारा एक OH ग्रुप लगा है तो उसको हम मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। अगर कोई कंपाउंड दो OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम डाईहाइड्रिक बोलते हैं। और अगर कोई कंपाउंड तीन OH ग्रुप कंटेन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक, ठीक है। तो मोनो मतलब एक OH ग्रुप, डाई मतलब दो OH ग्रुप और ट्राई मतलब तीन OH ग्रुप। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो कार्बन अगले एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको हम 1 डिग्री अल्कोहल या फिर प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर इस अल्कोहल की, इस कार्बन की अगर हम डिग्री की बात करें तो इस कार्बन की सॉरी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, एक इस साइड और दो यहाँ पे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। वैसे ही अगर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री हो गया या फिर सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। फिर से देखिए कि जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक दो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। फिर जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा है वो अगले एक दो तीन कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 3 डिग्री या फिर टर्सरी अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल था। अब देखिए कि हम अलाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को हम अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। और उस अलाइलिक कार्बन से अगर हम OH ग्रुप को लगा दे तो हम अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अलाइलिक कार्बन बोले, उससे OH ग्रुप चिपका के उसको हम अलाइलिक अल्कोहल बना दिए। अब इसकी भी अगर हम डिग्री हाइब्रिडाइजेशन की बात करें इस कार्बन की, तो दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, ठीक है। अब देखिए कि बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो बेंजीन से सटे कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। उस बेंजाइलिक कार्बन पे अगर हम OH ग्रुप लगा दे तो हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा। फिर से समझिए, बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन, उससे OH ग्रुप लगा दिए तो बेंजाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही आप OH ग्रुप लगा दीजिए तो उसको हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं। तो जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं H3O पॉजिटिव से, ठीक है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो अब जब हम अल्कीन को ट्रीट करते हैं H3O पॉजिटिव से तो हमारा ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है। अब कौन सा बॉन्ड टूटता है वो देखिए। तो डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है तो ये टूट जाता है। तो अब इन दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। अब ये H3O पॉजिटिव आपको पता है कि ये डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस में। तो आप एक पोजीशन पे H लगा दीजिए, एक पोजीशन पे OH लगा दीजिए। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल कार्बन था, सिमेट्रिकल अल्कीन था, मतलब दोनों जगह दो दो हाइड्रोजन थे, तो हम कहीं पे H लगा दिए, कहीं पे OH लगा दिए। लेकिन अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं रहेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए आगे। ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, हमको ट्रीट कर रहे हैं इसको H3O पॉजिटिव से। तो सबसे पहला काम हम क्या किए कि इन दोनों के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़े और डबल बॉन्ड में वो बॉन्ड टूटा जिसका नाम पाई था, क्योंकि पाई एक वीक बॉन्ड होता है। लेकिन अब जो ये H3O पॉजिटिव H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो रहा है तो हम H को कहाँ लिखें और OH को कहाँ पे चिपकाएं। तो देखिए यहाँ पे आता है मार्कोनिकोव रूल। अब मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे चिपकाओ जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। आप डबल बॉन्ड के क्रॉस
हाइड्रोजन को उस जगह पे चिपकाओ जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा इस प्लेस पे ज़्यादा था तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन चिपका दिए, और ये जो OH बचा इसको हम इस प्लेस पे चिपका दिए जहाँ के नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम था। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखना है जब हम अल्कीन को ट्रीट करेंगे H3O पॉजिटिव से, तो मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रख के हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो डाइबोरेन होता है, जिसको हम B2H6 बोलते हैं, इसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा H2O, मतलब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अगर H3O पॉजिटिव भी लिखा रहे तो सेम बात है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव कहने का मतलब क्या, वो देखिए सबसे पहले तो ये आपका अल्कीन है, तो ये एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक एक वैलेंसी खाली हो गई इस दोनों कार्बन की। अब बात आती है कि B2H6 और वाटर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारा जो B2H6 है और दूसरा रिएजेंट वाटर है, तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि आपको एडिशन ऑफ वाटर कराना है। बस ध्यान ये रखना है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप H को उस प्लेस पे ऐड करो जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ H कम है, और OH को वहाँ पे ऐड कर दो जहाँ की नंबर ऑफ H ज़्यादा है। मार्कोनिकोव रूल ये बोला था कि आप H को वहाँ पे ऐड कीजिए जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और बाकी जो बचा पार्ट है उसको वहाँ पे ले जाइए जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल इसका डायरेक्ट रिवर्स हो गया कि आप H को उस प्लेस पे ऐड करिए कि जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो वही हम किए और OH को हम इस प्लेस पे चिपका दिए। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में याद रखना है रिएजेंट कि B2H6 मतलब डाइबोरेन होता है। फर्दर हम उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ओवरऑल इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम एडिशन ऑफ वाटर कराते हैं। ध्यान क्या रखना है कि हमको एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। ठीक है, अगला देखिए कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, H2PD के प्रेजेंस में, तो हमारा अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। कुछ भी नहीं किए, बस एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिए और एक इस ऑक्सीजन को दे दिए। ऐसे भी रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम अल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। वैसे ही अगर कीटोन का रिडक्शन कराएं किसके प्रेजेंस में, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, तो बस एक हाइड्रोजन दे दीजिए आप कार्बन को और एक हाइड्रोजन दे दीजिए इस ऑक्सीजन को, और ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करके हम 1 डिग्री अल्कोहल बनाए, कीटोन को रिड्यूस करके हम 2 डिग्री अल्कोहल बना दिए। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा, किसके प्रेजेंस में कराते हैं वो भी देख लीजिए। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। ये डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि फ्रॉम ग्रिग्नाइट रिएजेंट हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कार्बोनिल कार्बन है, अगर इसके एक साइड हम R लगा दे और दूसरे साइड H लगा दे तो ये बन जाएगा अल्डिहाइड, या फिर अगर हम दोनों साइड R लगा दे तो ये बन जाएगा कीटोन। मतलब अभी जो भी हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नाइट रिएजेंट को ध्यान रख के, वो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट में R पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करता है, और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। तो ये अल्काइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखिए बनता क्या है कि RCO माइनस R पहले से था और ये अब R इस पे पोजीशन पे चिपक जाएगा। ठीक है, और इस माइनस को काउंटर करने के लिए ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, तो MgX पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O से। अब आपको पता है कि H2OH प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, मतलब ये O माइनस इस H प्लस को खींचेगा और ये MgX इस OH माइनस को खींचेगा। तो लिखते हैं प्रोडक्ट फाइनल RCROH। ठीक, और साथ में क्या MgXOH। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हमने ये देखा कि हम इस अल्काइल ग्रुप को यहाँ चिपकाएं और इस पाई बॉन्ड को तोड़ के ऊपर ले गए और फिर इसके
प्लेस पे एक हाइड्रोजन लगा दिए। तो अगर इसी बात को हम डायरेक्ट लिखना चाहें, डायरेक्ट सीखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए अपने पास एक मान लेते हैं, हमारे पास RCOH, ये अल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों के लिए सेम मेथड है। इसको अगर हम RMgx से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम ग्रिग्नाइट रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, बस इस अल्काइल को इस कार्बन से चिपका देना है और इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट करा के वहाँ पे हाइड्रोजन चिपका देना है, OH, और ये अल्काइल ग्रुप लगा और ये फॉर्म हो गया। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इस तरीके से ग्रिग्नाइट रिएजेंट से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल, तो जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है? फेनॉल बन जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए कि हम फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फेनॉल बनाते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? फेनॉल। लेकिन अगर कोई आदमी बोले कि आपको बेंजीन से फेनॉल बनाना है, तो सबसे पहले आपको ओलियम से ट्रीट करना पड़ेगा। अब ओलियम होता क्या है? तो ये मिक्सचर होता है H2SO4 गैस का साथ में SO3 का। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बेंजीन को जब हम ओलियम से ट्रीट करते हैं तो हमारा SO3H मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करेंगे तो हमारा फेनॉल बन जाएगा। अगला मेथड है कि हम डाइजोनियम साल्ट से भी फेनॉल बना सकते हैं। तो जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है, और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा फेनॉल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल रिएक्शन था, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड से ट्रीट किए तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। ये सैंडमियर्स रिएक्शन वाला पार्ट था। अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम वाटर से ट्रीट कर दे तो हमारा फेनॉल बन जाता है। अब देखिए कि हम क्यूमीन से कैसे फेनॉल बनाते हैं। तो देखिए क्यूमीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए कि बेंजीन से सटे कार्बन के पास 2 अल्काइल ग्रुप होना चाहिए और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, उसको अगर हम O2 से ट्रीट करते हैं तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच ये जाके दोनों ऑक्सीजन चिपक जाते हैं। फिर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला पार्ट इस बेंजीन से चिपक जाएगा, ये वाला पार्ट चिपक गया, और ये जो बचा पार्ट उसको हम लिख दिए। ठीक है, तो यही था कि हम इससे भी बना सकते हैं। फिर से देखिए इसको एक बार। पहले तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि बेंजीन से सटे कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। उसको हम O2 से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, पेरोक्साइड से। तो हमारा बेंजीन पे जो हमारा ये क्यूमीन वाला पार्ट था, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जाके ये दोनों ऑक्सीजन चिपक जाएंगे, ये चिपक गया। अगले स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये वाला पार्ट इस बेंजीन से चिपक जाएगा और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। देखिए ये पूरा पार्ट, ये दोनों, ये O और H यहाँ आके चिपक गया तो हमारा फेनॉल बन गया, और ये वाला पूरा पार्ट आपका निकल गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल, अल्कोहल और फेनॉल का हम मेटल से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए जब हम अल्कोहल का मेटल से, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो या एल्युमिनियम हो, रिएक्ट कराएंगे तो बस इस प्लेस से हाइड्रोजन हटा देना है और उसके जगह Na चिपका देना है। तो RONA हो गया, और साथ में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब डायरेक्ट हम H2 लिख देंगे, और इसको भी बैलेंस कर दीजिए। तो सिंपल कहानी है, सोडियम को इस जगह पे उठाना है कि रख देना है और H को हटा देना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि फिर से हम यहाँ से H को हटाएंगे और उसके जगह एल्युमिनियम चिपकाएंगे। ठीक है, तो CH3 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 O, और H को हटा रहे हैं, उसके जगह एल्युमिनियम चिपका रहे हैं, तो O के साथ एल्युमिनियम लगा दिए, और फिर इसको 3 मोल ऑफ H2 बाहर चला जाएगा, और इसको भी बैलेंस कर दीजिए, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल था कि अगर हम मेटल को अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे तो ROH में से जो OH वाला पार्ट है उसको हमको डिलीट कर देना है, उसके जगह Na उस मेटल, एक्टिव मेटल को ले आना है। आइए इसी का एक एग्जांपल फेनॉल के केस में भी देख लेते हैं। तो फेनॉल में भी हमको इस सोडियम को इस ऑक्सीजन के साथ मिला देना है, और इस हाइड्रोजन को, मतलब इस H को हटा देना है यहाँ से। तो फिर हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम फेनॉक्साइड।
ये O अकेले बेंजीन से लगा हो तो इसको हम फेनॉक्साइड बोलते हैं, और इसके साथ अगर हम Na लगा दें तो सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। तो अगर हमको मेटल के साथ कभी भी अल्कोहल या फेनॉल से कनेक्ट कराना होगा तो हमारा बेंजीन के केस में, मतलब फेनॉल के केस में, सोडियम फेनॉक्साइड या फिर अल्कोक्साइड बनेगा। मेटल अल्कोक्साइड जो भी मेटल रहेगा वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एस्टरिफिकेशन क्या होता है। तो एस्टरिफिकेशन हम ईस्टर के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है कि जब कभी भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अल्कोहल वाले पार्ट में से H निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में से OH निकल जाता है, और जो बचेगा उसको हम लिख देंगे तो हमारा खुद ब खुद दिखेगा कि हमारा ये ईस्टर फॉर्म हो गया है। फिर से देखिए कि एस्टरिफिकेशन में हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। अल्कोहल वाले पार्ट से हमको H निकालना है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से हमको OH निकालना है, मतलब दोनों को मिला के हमको वाटर निकालना है। ठीक है, और बाकी जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। फिर देखिए अब अल्कोहल को हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहे हैं तो फिर से हम H यहाँ से निकालेंगे और बाकी पूरा पार्ट यहाँ से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ROH है अपने पास, इसके साथ अगर हम कोई भी RCOG ले लेते हैं, इस G के जगह हमारे पास OH हो या फिर OCOR हो जो एसिटिक एनहाइड्राइड का केस बताए थे, या फिर Cl हो मतलब एसिड क्लोराइड फॉर्म हो जाए, तो हमको यहाँ से H हटाना है और यहाँ से OH हो या फिर ये वाला पार्ट हो या फिर Cl वाला पार्ट हो, इन सबको माइनस कर देना है और बच क्या जाएगा ROCOR, यही हमारा बचेगा जो कि ईस्टर फॉर्म कर देगा। तो यही बात हमको यहाँ भी देखना है कि अगर इस RCO2 को हम लिखें तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्म होता है एनहाइड्राइड वाला केस OCOR, मतलब इस पूरे पार्ट को हमको हटा देना है और बाकी जो बचेगा उसको लिख देना है। तो RO ये अल्कोहल वाला पार्ट और बाकी बच क्या गया हमारे पास ये वाला पार्ट, तो COR हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया। फिर से यहाँ से Cl हटाइए, यहाँ से H हटाइए, बाकी जो बचा पार्ट उसको लिख दीजिए, हो गया समाप्त। तो यही था एस्टरिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में सबसे पहले दो रिएजेंट आपको याद रखना है कि एक होगा आपका H2SO4 और दूसरा होगा H3PO4। ठीक है, डिहाइड्रेशन में क्या करना है कि जिस कार्बन पे OH लगा है वहाँ से OH हटाना है और उसके बगल वाले कार्बन से H हटाना है, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करना है, उससे हमारा अल्कीन फॉर्म हो जाता है। अगला देखिए डिहाइड्रेशन का ही एग्जाम्पल है। तो जिस कार्बन से OH हटाएंगे उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो एक हाइड्रोजन हट गया तो ये CH2 हो गया और यहाँ से OH हट गया तो ये बच गया CH2, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। फिर से देखिए कि इस कार्बन के पास से OH हटाइए और इन तीनों में से कहीं से भी आप H हटा सकते हैं क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल कार्बन है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं CH3। ठीक है, क्या आपके कि जिस कार्बन से OH चिपका है उसके बगल वाले कार्बन से हमको हाइड्रोजन हटा देना है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो अल्कोहल हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो या फिर 2 डिग्री अल्कोहल हो, अगर उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और ऑक्सीडेशन में हम कौन से रिएजेंट को यूज करेंगे। तो हमारे पास दो रिएजेंट है, एक CrO3 और दूसरा PCC। अब PCC कहने का मतलब कि पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब हम जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारा अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, RCHO। वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में फिर से हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो हमारा कीटोन बन जाएगा। जब हम पहले देखे थे कि अल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराते थे तो अल्कोहल बनता था, और कीटोन का जब हम रिडक्शन कराते थे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता था। तो वैसे ही जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो हमारा कीटोन बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा अल्डिहाइड बनता है। अब हम रिएजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, तो एक क्रोमियम ऑक्साइड और दूसरा पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम PCC भी बोलते हैं। अब देखिए कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को हीटेड कॉपर के साथ भी ट्रीट करेंगे तो वो हमारा अल्डिहाइड बनाएगा।
ठीक है। और फिर से इसी रिएजेंट के साथ अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को भी ट्रीट करेंगे तो वो हमारा कीटोन बनेगा, मतलब ये भी ऑक्सीडेशन करा देता है जो हम पीछे पढ़े थे। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेनॉल को जब हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है और एक बार पैरा पोजीशन पे, ठीक है। अब जो पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो पोजीशन वाला माइनर प्रोडक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड है ये, डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जाते हैं कि अगर हम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करा रहे हैं तो हमारा एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है और एक बार पैरा पोजीशन पे ये लग जाता है। अगर इसके नेमिंग की बात करें तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है तो ऑर्थो नाइट्रो और ये पूरा पार्ट फिनॉल का, वैसे ही ये पैरा नाइट्रो ये पूरा पार्ट फिनॉल का, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जांपल, कंसंट्रेटेड HNO3 से अगर हम फिनॉल को ट्रीट करें। अब इन दोनों रिएजेंट में क्या फ़र्क है कि अगर हम फिनॉल को जब डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा एक ही पोजीशन पे या तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे लगता है NO2 ग्रुप। मतलब एक केस में हम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, दूसरे केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएंगे, कब? जब डाइल्यूट HNO3 होगा। लेकिन अगर इसी फिनॉल को हम कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट कर दें तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है। मतलब तीनों पोजीशन पे 2, सेकेंड पोजीशन मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे हमारा NO2 ग्रुप लग जाता है, कब? जब हम डाइल्यूट HNO3 से कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ध्यान रखिएगा कि फिनॉल को जब हम डाइल्यूट HNO3 से ट्रीट किए थे तो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, या तो ऑर्थो वाला पार्ट या पैरा वाला पार्ट, जिसमें पैरा वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट था। लेकिन इसी फिनॉल को अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो हमारा पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगता है। अगला है हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हम फिनॉल को अगर Br2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड तो हमारा फिर से वही दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे Br लग जाएगा और एक पैरा पोजीशन पे Br लग जाएगा और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। फिर से ध्यान रखिएगा कि Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। लेकिन अगर इसी फिनॉल को हम 3 मोल ऑफ Br2 वाटर से ट्रीट करें तो हमारा तीनों पोजीशन पे लग जाएगा, मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक जो पैरा पोजीशन होता था उस पे प्रोडक्ट यही बनेगा। तो फिर से यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है तो ऑर्थो वाला पार्ट भी बनेगा, पैरा वाला पार्ट भी बनेगा, जिसमें पैरा वाला पार्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर 3 मोल ऑफ Br2 हम फिनॉल के साथ यूज करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा, ठीक। अब देखिए कि कॉल्बेज रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो जैसा का तैसा फिनॉल पहले लिख देना है और पहले वाले रिएजेंट को इग्नोर करना है और नीचे जो CO2 है उसको लिखिए CO2 और फिर जो H है उसको लिख दीजिए, बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया। फिनॉल से हम सैलिसाइक्लिक एसिड बनाए जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराएं तो हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, इसी को हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉल्बेज रिएक्शन हो गया, डायरेक्ट ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है रीमर टीमन रिएक्शन। जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये हमारा बना देता है सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड, यहाँ CHO लग जाएगा। अब राइमन टाइमन रिएक्शन में और कॉल्बेज रिएक्शन में क्या फ़र्क था? एक तो दोनों का रिएजेंट डिफरेंट था और दोनों का प्रोडक्ट में राइमन टाइमन रिएक्शन हमारा सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड फॉर्म होता है, सैलिसाइक्लोएल्डिहाइड फॉर्म होता है और उसमें सैलिसाइक्लो एसिड फॉर्म होता था, सैलिसाइक्लिक एसिड फॉर्म होता था, ठीक है। तो यही दोनों में फ़र्क है राइमन टाइमन रिएक्शन और कॉल्बेज रिएक्शन में। अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। तो जब हम फिनॉल को जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं तो यह हमारा डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है,
और साथ में जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेनॉल का जब हम रिएक्शन जिंक के साथ कराएंगे तो हमारा बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। अगला है कि ऑक्सीडेशन कराना है फेनॉल का, तो फेनॉल के ऑक्सीडेशन के लिए हम दो रिएजेंट लेते हैं, एक Na2Cr2O7 और दूसरा H2SO4। तो जब हम फेनॉल का रिएक्शन कराएंगे Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, मतलब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमारा बेंजोक्यूनॉन फॉर्म होता है, बेंजोक्यूनॉन फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल गिव्स बेंजोक्यूनॉन। अगला है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि अगर हम अल्काइल हैलाइड को मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो हमारा ईथर फॉर्म होता है, ROR। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि अल्काइल हैलाइड में R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, मतलब ये एक एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे चिपकेगा और ये NaX वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा। तो लिख दिए विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस एक बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को हम मेटल अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। अल्काइल हैलाइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और X पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण होता है। और फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस अल्काइल हैलाइड पे चिपकेगा और ये माइनस वाला इस Na पॉजिटिव को खींच लेगा। उसी का एक एग्जाम्पल है कि CH3Br अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट, और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोक्साइड है, मेटल अल्कोक्साइड है। तो इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर से वही होगा कि NaBr को आप बाहर निकाल दीजिए और बाकी पूरा पार्ट लिख दीजिए। तो CH3 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 O CH3 और NaBr हो गया ये बाहर। अब जो खास बात है इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 होगा। अगर ये 2 डिग्री होगा तो रिएक्शन होना मुश्किल हो जाएगा और 3 डिग्री रिएक्शन इसका नहीं प्रोसीड करेगा। तो अगर हमको विलियमसन सिंथेसिस से हमको ईथर बनाना है तो हमारा डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी 1, मतलब प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम हैलोजिनेशन देखेंगे। अब हैलोजिनेशन में हम एनिसोल को बेंजीन से अगर OCH3 लगा दे तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं, Br2 से ट्रीट करें। ठीक है, तो हमारा दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वही एक ऑर्थो पोजिशन वाला और एक पैरा पोजिशन वाला। और ऑर्थो पोजिशन वाला जो होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा और पैरा वाला जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो OCH3 जैसा का तैसा लिख दिए और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दिए। और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल वाला जो पार्ट है वो माइनर पार्ट होगा और पैरा ब्रोमो एनिसोल वाला जो पार्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर से एनिसोल के केस में हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो नाइट्रेशन में भी क्या होगा हमारा, एक बार हमारा ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे लगेगा। पैरा पोजीशन वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ HNO3 लिख लेना है। अब देखिए कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। तो एनिसोल को जब हम अल्काइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो बस इस CH3 को इस पोजीशन पे लगा देना, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे एक बार पैरा पोजीशन पे। इसके लिए हम रिएजेंट यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 में क्या होता है कि एल्युमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट शेल में, तो ये क्लोरीन को अपने पास बुला लेगा। फिर ये क्लोरीन ये CH3 वाला पार्ट मतलब अल्काइल वाला पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा OCH3, ये CH3 यहाँ पे चिपका और ये CH3 फिर एक पैरा पोजीशन पे चिपकेगा। ठीक है, इसी का पार्ट है असाइलेशन। तो फिर से वही कहानी है, इस क्लोरीन को हटाइए, बाकी पूरे पार्ट को एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए। OCH3 COCH3 एक प्रोडक्ट ये हो गया और साथ में एक पैरा वाला प्रोडक्ट होगा और पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा COCH3।